आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। हिमाचल के किसी भी मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी कांटों भरा ताज साबित होती रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब अपना 5वां बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने लीक से हटकर कुछ बात कहने की कोशिश की है। और वो लीक से हटकर बात कहने की कोशिश में फोकस में है गरीब और कमजोर वर्ग। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ हैं। पहले तो सर आपको बहुत बहुत मुबारक अपना 5वां बजट पेश करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। लीक से हटकर गरीब और कमजोर वर्ग की सभी बात करते हैं, आपकी उसमें क्या फर्क है? देखिए, फ़र्क सबसे बड़ी बात देखने की ये है इसमें कि हमने सिर्फ कहा नहीं, हमने किया है। और आज हमने किया ऐसा भी नहीं है, पहले दिन से किया है। इस बात को समझने की आवश्यकता है, जो राजनीतिक लोग जनरली करते नहीं हैं। हमने पहली कैबिनेट की बैठक में निर्णय किया, जो बुजुर्ग हमको मिलते थे कतार में भीड़ में खड़े होकर के कागज़ का टुकड़ा लेकर के हमको पेंशन लगाओ, हमने कहा कोई बुजुर्ग पेंशन के लिए खड़ा नहीं होगा। हम 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग के लिए घर बैठे पेंशन लगाएंगे, लगाई। और उसी तरह से आज भी अगर आपने देखा होगा, आज हमने 70 साल की उसको जो है थोड़ा और नीचे करके 60 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। एक बड़ा ऐलान है। हाँ, बड़ा ऐलान रहा उसमें। तो स्वाभाविक है कि हमारा फोकस पहले दिन भी वही था, आज भी वही है। जहाँ गरीब है, जहाँ जिस आदमी को ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है, उसके लिए हम हैं। तो ये भाव हमने व्यक्त किया है। तो ऐसे में हमने जो जो चीज़ें कही है, हमने कहा गरीब आदमी गैस देख सकता था, गरीब महिला गैस देख सकती थी, लेकिन घर में लगा नहीं सकती थी क्योंकि वो कर ही नहीं सोच ही नहीं सकती थी। हमने कहा हर हम गैस देंगे। हमने हिमाचल प्रदेश में हर घर को गैस का चूल्हा दिया, 3,25,000 से ज़्यादा गैस कनेक्शन दिए। और हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचने के बाद जब अब हमने महसूस किया कि आज के इस महंगाई के ज़माने में उनको गैस का सिलेंडर लेने में कठिनाई है, हमने कहा हम मदद करेंगे उसमें। हमने कहा कि जिसने 1 सिलेंडर लिया है उसको 2 देंगे, जिसने नया कनेक्शन लेना है उसको 3 देंगे, जिसने 2 लिए हैं तो उसको 1 और दे देंगे। तो ये हमने आज ऐलान किया कि ताकि हम और बात को मदद कर सकें। शिक्षा, स्वास्थ्य और आमतौर पर किसान, बेरोजगार, इनकी सभी बात करते हैं। आपको क्यों ये बात लगी? आखिर आपके जहन में ऐसा क्या था कि आपको लगा ये जो गरीब और कमज़ोर वर्ग का तबका है, इनके लिए बातें तो होती हैं लेकिन होता कुछ नहीं, आपको इनको फोकस में रखने की आखिर क्या वजह लगी? क्या ये चुनावी वर्ष जो है उसकी वजह है या कुछ और आप चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैंने कुछ भी, देखिए, चुनाव को तो ध्यान में से मैंने पहले दिन ही अपने अधिकारियों को भी इस बात को बड़ा स्पष्ट किया, अपने विधायकों को भी कहा कि चुनावी वर्ष है तो चुनाव का बोझ के तले बजट नहीं बनेगा। ये बजट जो हमारी एक पिछले 4 वर्षों में हमारी एक क्रेडिबिलिटी बनी है कि हम गरीब के लिए हैं, जहाँ गरीब है वहाँ हम हैं, वहाँ हम उसके साथ खड़े हैं, हमको उसी पहचान के साथ खड़े होने। और इस बार भी हमारा फोकस आपने देखा, माने ये कि वोट की राजनीति आप नहीं करना चाहते? मैं आपको बता रहा हूँ कि वोट की राजनीति सभी पार्टी करते हैं, लेकिन बजट वोट के हिसाब से नहीं, हमने जरूरत के हिसाब से किया है। अच्छा, कांटों भरा ताज हिमाचल प्रदेश को जरूर कहा जाता है, कोई भी मुख्यमंत्री हो, आप हो, इससे पूर्व रहे हो। आर्थिक बोझ, कर्ज का बोझ अब भी अगर हम देखेंगे तो लगभग 3,903 करोड़ रुपए का ये आर्थिक घाटे का बजट आपने पेश किया है। और लगभग 9,500 करोड़ के राजकोषीय घाटे को मिला ले तो 71,000 के करीब ये कर्ज का बोझ बढ़ा जाएगा। आपको कहीं टीस लगती है या आपको लगता है कि कोरोना का संकट ऐसा था कि आपको वो खुला हाथ नहीं दे पाए जहां आप अर्थव्यवस्था को अपने संसाधनों के साथ मजबूत कर सकते थे? निश्चित रूप से इस बात की मुझे हमेशा एक पीड़ा रहेगी कि जब हमारा ये दौर काम करने का आया तो बहुत बहुत बड़ी चुनौती के दौर में से हम गुजरे हैं, और वो कोविड की चुनौती जिसने पूरी आर्थिकी को तबाह किया। तो ऐसे में इस बात को नहीं भूला जा सकता। हमेशा जब भी हम बजट प्रिपेयर करते हैं तो स्वाभाविक रूप से अपने आय के साधन क्या हैं, खर्चा कितना होगा, यही एक कैलकुलेशन होता है, गैप कितना रहेगा, कहाँ से व्यवस्था होगी। इन सारी चीज़ों के लिए जब हम बैठते हैं तो चिंता तो होती है, चिंता अब की बार भी है। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि आज से पहले जो सरकारें रही, कांग्रेस को लंबे समय तक सत्ता में रहने का मौका मिला, उस वक्त तो कोविड था नहीं। ये
अपनी व्यवस्थाओं को संभालना, आर्थिक दृष्टि से इस प्रदेश को इस दिवालियेपन के कगार से बचाना, ये उस वक्त बहुत बेहतर ढंग से किया जा सकता था, बहुत बेहतर ढंग से किया जा सकता था। इकोनॉमिक रिसोर्सेज आप मानते हैं कि स्टेट के अंदर ऐसे हैं कि हम अपने आय के साधन को बढ़ा सकते थे और कर्ज के बोझ को कम कर सकते थे, या आपको लगता है कि अभी भी वही दुश्वारियां जो हैं वो किसी भी सरकार के साथ? निश्चित रूप से हम कर सकते थे, खर्चा कम करके हम अपने आय के साधन को मजबूत कर सकते थे, और उसके साथ साथ में जो ऋण का जो बोझ बढ़ गया हमारा, इसको कम कर सकते थे। लेकिन ऐसे ही वक्त में अगर विपक्ष के नेता ये आरोप लगाते हैं कि ये सरकार तो फिजूल खर्ची कर रही है, कोरोना की बात करती है लेकिन फिजूल खर्ची करती है, तो उसका जवाब आप क्या देंगे? देखिए, बड़े साफ साफ बात है, फिजूल खर्ची कौन सी कर रहे हैं, किस बात की फिजूल खर्ची? हम अगर समाज के गरीब वर्ग के लिए काम कर रहे हैं तो उसके लिए जो पैसा चाहिए, जो वहाँ उनकी मदद करनी है, तो उसके लिए जो व्यवस्था चाहिए आर्थिक दृष्टि से, वो हम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त फिजूल खर्ची का मतलब मुझे वो समझाएं तो सही, कौन सा क्षेत्र है जहां फिजूल खर्ची की है? वो कहते हैं कई ऐसे समारोह करने की कोशिश की गई, राज्य के 51 वर्ष के ऊपर जो है उसके ऊपर खर्च करना शुरू कर दिया, हेलीकॉप्टर तक की वो बात कर देते हैं। आपको लगता है ये सारे आरोपों में दम है या सिर्फ आरोप? इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस की सरकार के दौरान जिस कदर की फिजूल खर्ची होती रही है, उसका कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता है। हमने 51 ईयर्स पर से कौन से इवेंट कर लिए? प्लान था हमारा, लेकिन वो कोविड के कारण हमने स्थगित कर दिया। हमने कहा भी कोविड है, कोविड के कारण ये सारे कार्यक्रम स्थगित, हमने छोटे छोटे कार्यक्रम कुछ किए हैं। अब जहां चौपर की अगर बात कहते हैं आज की, उनको मालूम होना चाहिए चौपर के लिए, ठीक है, बड़ा चौपर यहाँ रहा हमेशा हमसे, जो वर्तमान में अभी हमने चौपर जो छोटे वाला चौपर लिया है वो 2,07,000 रुपये पर आवर का है वो, और इनके ज़माने में 3,90,000 का था कांग्रेस की सरकार की, जो हमको उस वक्त मिला। और ऐसे में उनको उस बात को समझना चाहिए कि फिजूल खर्ची ये हो रही है कि वो हो रही है। अच्छा, ये जो बार बार बात की जाती है नीति आयोग की, FRBM एक्ट की, एक बात बिल्कुल साफ तौर पर कही जाती है, क्योंकि हिमाचल के सामने एक तस्वीर बिल्कुल साफ उभर कर आई है। कर्मचारियों का जो हमारे यहाँ पर एक पूरा तबका जिसमें वेतन पे, पेंशन पे खर्च हो जाता है, उस पे कटौती करने की बात लगातार नीति आयोग की तरफ से की जाती है। FRBM एक्ट में हम ज़्यादा कर्ज का बोझ नहीं उठा सकते, 3%, 2% से ऊपर अगर करना हो, आपने तो 5% के करीब उठाने का ये किया। तो आखिर उसके पीछे की वजह क्या है, और आपको लगता है कि नीति आयोग को हम कोई एक ऐसा रास्ता सुझा सकते हैं जहाँ कर्मचारी हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य के लिए जरूरी हो, वो रास्ता कोई निकलना चाहिए? देखिए, एक बात तो मान के चलना चाहिए कि इस चीज़ को सब लोग जानते हैं कि पूरे देश भर में अगर कर्मचारियों के अनुपात के हिसाब से, पॉपुलेशन के अगर प्रोपोर्शन के हिसाब से अगर बात करें, तो हिमाचल पूरे देश में नंबर 1 पर, सबसे ज़्यादा कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में। और स्वाभाविक रूप से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो निश्चित रूप से उनकी सैलरी, पेंशन पर बजट भी ज़्यादा लगेगा ही, और वो हम कर रहे हैं। लेकिन जहां दूसरी बात कह रहे हैं हम कि जो लोन की, जो आप कह रहे हैं कि 3% से बढ़ा करके 5% की बात कर रहे हैं, मैं उसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, ये कोविड की एक अलग सिचुएशन थी जिसमें सभी प्रांत के आर्थिक संसाधन ध्वस्त हुए हैं, और हम भी उसमें से एक हैं। हम धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं और तेजी से रिकवर कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो सच है कि नुकसान तो बहुत हुआ आर्थिकी को। तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब इस बात का कॉन्सेप्ट ये कहा कि भाई प्रदेश जो है वो अपनी लिमिट को 3 से 5 बढ़ा सकते हैं, तो लोन ले सकते हैं। और हमने अभी तक, देखिए, एज ऑन टुडे कांग्रेस की तुलना में जिन्होंने 67% जो है वो जो है लोन लिया कंपैरेटिवली पिछले इसके तुलना में, तो हम उसमें उनके आधे के करीब है, हम आधे के करीब है हम। तो ये उनको इस बात को समझना चाहिए। ठीक है, आने वाले समय में हमको थोड़ा लोन लेना पड़ेगा, हम इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि जो पंजाब पे एक मिशन आया, पंजाब पे एक मिशन का इम्पैक्ट सीधा हमारे ऊपर अब बड़ा आया, क्योंकि वो जो घोषणा करते हैं हमको वो माननी पड़ती है कर्मचारियों के लिए। कर्मचारियों की आपने काफ़ी बातें भी मानी, लेकिन सब खुश नज़र नहीं आते। क्या ये सभी सरकारों के लिए है, और ख़ासतौर पे ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर जिस तरह का मामला उलझ गया है, आपको लगता है ओल्ड पेंशन बहाली किसी भी राज्य सरकार के लिए इतनी आसान या संभव? ठीक, आसान नहीं है।
राजस्थान ने घोषणा की है, लेकिन क्योस है नीचे पड़ा हुआ कि होगा कैसे। और वहाँ की आर्थिक स्थिति, वहाँ हालांकि वहाँ राजस्थान कंपैरेटिवली हमसे बेहतर होगा शायद मेरे ख्याल में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो वहाँ पर भी वो स्थिति नहीं बन पा रही है कि देना कैसे है। ऐसे में कर्मचारियों की ओपीएस की जो मांग है, मांग ऐसा तो है नहीं, उनको एक बात को लेकर बड़ा स्पष्ट होना चाहिए कर्मचारियों को भी कि ओपीएस जयराम ठाकुर ने, एनपीएस तो हमने लागू नहीं करा ना। 2003 में लागू हुआ तो वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस वक्त, और 2003 में ताजी गवर्नमेंट बनी थी, उनने लागू किया। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ऑप्शन दी, अगर वो उस वक्त बोल देते कि नहीं मेरे लिए संभव नहीं है ये लागू करना, तो शायद मेरे को स्थिति सामने नहीं होती हमारे सामने। और आज आपको कहूं कि उस बात को जो बात आज से 20 साल पहले लागू कर दी उसको आज उठा रहे हैं। उसके बाद देखिए 2003 के बाद 2007 में चुनाव हुआ, 2012 में चुनाव हुआ, 2017 में चुनाव हुआ, कभी ओपीएस का इशू इतना इस स्तर पर नहीं उठाया गया। ओल्ड पेंशन बहाली का आप समर्थन करते हैं और आपसे नाराज आखिर क्यों हैं? आपको क्या लगता है, क्या वजह है? ये वजह कुछ नहीं है, ये कुछ लोगों ने इस प्रकार के माहौल खड़ा करने की कोशिश की है। मैं कर्मचारियों के प्रति बहुत सौहार्दपूर्ण रहा हूँ और आज भी हूँ, और कर्मचारियों के प्रति मेरी बिल्कुल हर तरह की संवेदना है, और हम उनकी मदद का रास्ता हर जगह तलाशते रहे और करते भी रहे, तलाशते ही नहीं रहे, करते भी रहे। लेकिन जिस तरीके से उनने वो सारे इस मामले को उठाने की कोशिश की कि जैसे कि सरकार को कटघरे में खड़ा करके, एक तो कह रहा हूँ कि हम दोषी नहीं उस चीज़ के लिए, नंबर 2 इस बात को लेकर के जो तरीका था वो गलत था। आपको लगता है राष्ट्रीय स्तर पर भी, क्योंकि ओपीएस सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही मांग नहीं है, पूरे राष्ट्र के भीतर है, और अशोक गहलोत ने जिस तरह से ये ऐलान कर दिया, मुद्दा छीनने की बात वो कर रहे हैं, या सच में कांग्रेस जिस तरह से दावा कर रही है अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम इसे बदल देंगे? देखिए, एक तो पहली बात, जो कांग्रेस पूरे देश में समाप्त हो गई, कहीं सत्ता में आने वाली नहीं, ना यहाँ ना वहाँ, पूरे देश भर की स्थिति है। एक तो उनको गलतफहमी मुझे लगता है कि दिमाग से निकाल देनी चाहिए, अपने आप को क्यों पीड़ा के दौर में से गुजरना उन लोगों ने, जब उनके सामने परिणाम आएंगे उनको ज़्यादा पीड़ा होगी। इसलिए मैं वक्त पर ही उनको कह रहा हूँ कि इस पीड़ा को मत रखिए, इस बोझ को दिमाग में मत रखिए, सत्ता में नहीं आ सकते, ना यहाँ ना वहाँ। दूसरी बात मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि जहाँ तक बात आती है ओपीएस को लागू करने की, वो राजनीतिक मकसद के साथ उनने कोशिश की है। वो आज बोल रहे हैं कि हम घोषणा कर रहे हैं, आज घोषणा, तुम्हारी घोषणा का क्या औचित्य है? क्या औचित्य है? प्रयास बना हुआ, मजाक बना हुआ है। और दूसरी बात, उनकी सरकार करेगी। हम इस बात को लेकर के हमने कहा कि कर्मचारियों ने कहा कि आप इसके लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। हमने कहा इसको कैलकुलेट करो, इवेल्युएट करो, हम क्या कर सकते हैं, कैसे इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा, वो सारी चीज़ों का प्रोसेस शुरू हो रहा है। जबकि कर्मचारियों को कहा हमने कि आप बात रखिए, इनके सामने बात रखिए, ना वो बात रख रहे हैं, सीधा आकर के कह रहे हैं कि यहाँ घोषणा हो, और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आए और सड़क पर यहाँ घोषणा करें। तो वो उचित तरीका नहीं, और जिस भाषा में कुछ लोग बात कर रहे थे वो स्वीकार्य नहीं है। एक अंतिम सवाल जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि एक लगातार एक आशा जरूर बनी रही है, और माना यह जाता था जब आपने सत्ता की कुर्सी संभाली थी तो हिमाचल को कर्ज से, बोझ से निकालने वाला कोई मुख्यमंत्री साबित होगा, और उनमें आपके बारे में भी ये चर्चा हुई कि आप सीधे तौर पर इसको कर सकते हैं, सौम्य, शांत और उसके साथ साथ ईमानदार छवि के नेता आप रहे हैं। आपको लगता है ये वर्ष कोरोना के संकट काल में निकल गया, लेकिन ये चीज़ संभव है, और अगर आपको दूसरा मौका मिला, मिशन रिपीट आपका हुआ, तो ये चीज़ें कर्ज के बोझ की करती हुई तस्वीर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के चेहरे के साथ शुरू? निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये दौर खराब दौर था, बहुत खराब दौर जिसको मैं कह सकता हूँ, बहुत कठिनाई के दौर, चुनौतियों भरा। तो ऐसे में अगर हमको सामान्य परिस्थिति में काम करने का अवसर मिले तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आप परिवर्तन महसूस करेंगे, आप अंतर महसूस करेंगे, और ये सारी चीज़ों को ठीक करने का एक अवसर जब होगा हमारे सामने, तो हम उसमें करने के लिए सफल होंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। फ्रीबीज बांटने की बात मोदी सरकार भी कहती है कि ये बिल्कुल नहीं बांटी नहीं जानी चाहिए, मुफ्त की चीज़ें बांटने से अच्छा आर्थिक तौर पर मजबूत किया जाना चाहिए। आपको लगता है वोट का, बैंक का संकट ये खड़ा कर देगा, या आप, मोदी सरकार या भाजपा की ये नीति, ये रीति ठीक है जहां देश और प्रदेश को बचाना जरूर है? देखो, स्वाभाविक रूप से इस बात को मानना पड़ेगा
कि हम हर चीज़ को ऐसा, जैसे कुछ दल ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में हो गए, ये मुफ्त वो मुफ्त सब कुछ मुफ्त, ये ज़्यादा ले लो, मतलब जितना कंपटीशन होता है हम उस तरह से नहीं करेंगे। आज भी अगर मैं बजट प्रस्तुत करता है तो मुझे क्या लगता था कि घोषणा ही करनी थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हाँ, किसी वर्ग को राहत देना एक विषय है, किसी गरीब वर्ग को मदद करना एक विषय है, वो हम करते हैं, वो हम कर रहे हैं, वो हमारी जिम्मेवारी है। एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते हमारे वो दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन करना है। लेकिन सब चीज़ें खाली कर दो, विमुक्त कर दो, ये भी कर दो, वो कर दो, वो मुझे लगता है कि वो उचित व्यवस्था नहीं है। और इसलिए जो हमने निर्णय लिए हैं उसके मुताबिक जो बेस्ट पॉसिबल, जो आज की इस परिस्थिति में जो किया जा सकता था, इस बजट में हमने करने की कोशिश की है। हिमाचल में केंद्र में मोदी सरकार हो या भाजपा शासित हिमाचल की जयराम सरकार, एक बात बिल्कुल साफ सामने जरूर नजर आई है। मुफ्त में फ्रीबीज बांटना या मुफ्त में कुछ दे देने से ज़्यादा अच्छा किसी को संबल हाथ देकर उनके आर्थिक तौर पर उनको मजबूत बनाने का एक नया रास्ता इस सरकार के विकास का नया रास्ता है। और इस रास्ते में सबसे बड़ी अगर किसी को ज़रूरत है तो गरीब और कमज़ोर वर्ग की है, जो एक फ़र्क मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने अंतिम बजट के साथ भी दिखाने की कोशिश करते आए हैं। लेकिन ये वोट बैंक में कितना तब्दील होकर मिशन रिपीट उनका कामयाब करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उन्होंने जिस रास्ते पर चलना शुरू किया है, कांटों भरा ताज वाला ये जरूर हो सकता है, लेकिन आने वाले सुनहरे वक्त की एक तस्वीर भी पेश कर सकता है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक, शिमला।